सबसे पहले तो मैं अपने महापुरुषों और महान स्त्रियों जो पुरखिने हैं हमारी, उनको भी याद करता हूँ। और यहाँ इस कार्यक्रम में मंच पर बैठे हुए तमाम विद्वज्जन, सभागार में उपस्थित तमाम क्षेत्रों से, तमाम इलाकों से आए हुए आप प्राध्यापक बंधुओं, सामने विश्वविद्यालय के कुछ छात्र मुझे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने अपना परिचय दिया था। आप सब के प्रति मैं अपना अभिवादन प्रस्तुत करता हूं, पेश करता हूं। और जब एक हफ्ता पहले मुझे सूचित किया गया कि इस तरह का कोई कार्यक्रम है, तो अक्सर मैं ये नहीं, जब कोई निमंत्रण आता है, कोई बुलावा आता है, तो मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि संगठन या उस मंच का उद्देश्य क्या है, कि भारत के सामाजिक तबके को किस रूप में आगे बढ़ाने के लिए ये मंच कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। और यही उसके निमंत्रण के स्वीकृति की शर्त होती है। और मैंने हाँ कह दिया। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आऊँगा। और बहुत सारी बातचीत हुई है, तथ्यों से भरा हुआ हमारे समाज के जो बौद्धिक लोग हैं, तथ्यों से भरे हुए हैं। उनके पास फैक्ट की कमी नहीं है। मतलब कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लोगों के साथ क्या हो रहा है, ये तो पूरी तरह से, इससे ज़्यादातर लोग जो शैक्षणिक संस्थानों में कम से कम काम करने वाले जो लोग हैं, वे तो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, जानते हैं। नहीं, अगर कोई मान लीजिए कि नहीं जानना चाहता है, तो उसको लोग जनवा देते हैं। जब उसके साथ कोई ऐसी गतिविधि होती है, उसके साथ जब भेदभाव शुरू होता है, तो हमारे समाज के लोग हैं वो जान जाते हैं। और मैं बहुत सारी परिस्थितियों की चर्चा की गई। बहुत अच्छा लग रहा है कि एक मंच है जो हर तरह की जो आपसी हायरार्की है, जैसे प्राथमिक शिक्षा से लेकर के और उच्च शिक्षा तक एक हायरार्की है ना, जैसे एक तरह की जाति व्यवस्था है। जैसे जाति व्यवस्था एक तरह की हायरार्की है, उसी तरह से सिस्टम के भीतर भी जो हमारे पद होते हैं, उसमें भी एक तरह का जो हायरार्की है, वो भी एक तरह की जाति व्यवस्था है। हम लोगों में भेदभाव पैदा करती है। प्राथमिक शिक्षक को जो उच्च शिक्षा का शिक्षक है, वो थोड़ा कमतर आंकता है, जो कि हमको नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सब भी जानते हैं कि रैदास कोई प्रोफेसर तो थे नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है कि आज तक वो हमें प्रकाशित कर रहे हैं, हमारी चेतना को जगा रहे हैं। कबीर कोई प्रोफेसर तो थे नहीं। तो आप कहाँ काम कर रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप क्या काम कर रहे हैं, इससे फ़र्क पड़ता है। मैं बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं बोलने के लिए आज मैंने सोचा था। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, SDG, मतलब विश्व स्तर पर जो भारत जैसे विकासशील देशों के लिए जो सतत विकास के लक्ष्य हैं,
उसमें भारत की शिक्षा के लिए क्या तय किया गया, यहीं से बात मैं शुरू करता हूँ। सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत भारत जैसे देशों में शिक्षा के प्रसार को लेकर के बहुत जोर दिया गया कि अभी भी भारत इसीलिए विकसित नहीं हो पा रहा है क्योंकि शिक्षा के स्तर पर जो स्तर उसका होना चाहिए शिक्षा के मामले में, साक्षरता के मामले में, वो नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही गई वो ये है कि हम विकासशील देशों के नागरिकों को एक ग्लोबल सिटीजन में कन्वर्ट करें, विश्व नागरिक। जाहिर सी बात है कि जिस तरह की भौतिक परिस्थितियां विकसित हुई हैं, जिस तरह की टेक्नोलॉजी और विज्ञान का विकास हुआ है, जिस तरह से हमारे आपसी ग्लोबल रिश्ते हुए हैं दुनिया के, उसमें कोई भी व्यक्ति स्थानीय व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। हम स्थानीय व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हुए भी स्थानीय व्यक्ति नहीं हैं, हम एक ग्लोबल सिटीजन हैं, क्योंकि हमारे पास हम एकदम लगातार जुड़े हुए हैं पूरे ग्लोब से। और इसको ध्यान में रख करके कि कोई भी जो विकासशील देश है वहाँ पर जो शिक्षा दीक्षा चल रही है उसमें उसका स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि उससे एक ग्लोबल सिटीजन निकले। और इसके लिए बड़े पैमाने पर प्रावधान भी होते हैं। मैं और कहीं से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नई शिक्षा नीति 2020 के 108 पेज की जो वो हो सकता है कि 160 पेज हो, 150 पेज, तो उससे मैं बात कर रहा हूँ। उसका जो कॉन्सेप्ट नोट है उससे मैं बात कर रहा हूँ, वो और कहीं नहीं लिखा है, उसी में लिखा है। समस्या क्या है कि ऊपर से दुनिया ये चाहती है कि भारत में शिक्षा बढ़े, यहाँ के जो वंचित लोग हैं पढ़ें, आगे बढ़ें, और यहाँ की जो व्यवस्था है वो उल्टा काम कर रही है। ये दोनों में एक तरह का एक द्वंद्व दिखाई दे रहा है। विश्व ये चाहता है कि भारत के जो नागरिक हैं वो पढ़ें, लेकिन भारत की जो व्यवस्था है वो जो है अपनी नीतियां जब बना रही है तो वो 50 से कम अगर इंटेक है किसी विद्यालय में, मैंने 2 साल पहले इंजीनियर्स लोगों की जो अपना जो संगठन है गोरखपुर में, उसमें मैंने नई शिक्षा नीति पर एक लंबा मैंने अपनी बातचीत रखी थी लंबी। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? जैसे हमें तो जिस दिशा में जाना चाहिए एसडीजी के अनुसार, उस दिशा में हम नहीं जा रहे हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था उस दिशा में नहीं ले जा रही है। क्या सिर्फ एक जातिवादी अप्रोच है जो इंडियन स्टेट का, भारतीय राज्य व्यवस्था का जो जातिवादी अप्रोच है उसमें पार्टिसिपेशन हमारा भी है। आरक्षित सांसद और विधायक लोग पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, तो बनाते हमें, लेकिन तो उसका जो जातिवादी स्वरूप है क्या कहीं केवल इतना इसी वजह से पूरी जो नीतियां बन रही हैं वे ऐसी बन रही हैं कि हम सार्वजनिक जो हमारा क्षेत्र है वो खत्म हो जाए और हम बहिष्कृत हो जाए? क्या ये सिर्फ जातिवाद के चलते हैं? जाहिर सी बात है कि हम ग्राउंड रियलिटी में अपने वर्किंग क्षेत्रों में उसको उसी रूप में महसूस करते हैं, लेकिन खत्म अगर होगा, प्राइमरी स्कूल अगर बंद होंगे तो क्या केवल दलित और पिछड़े बाहर होंगे? क्या सामान्य संवर्ग के लोग बाहर नहीं होंगे? सामान्य यहाँ जो अर्थ है कि अपर कास्ट,
क्योंकि सामान्य का दूसरा अर्थ होता है। क्या वो लोग बाहर नहीं होंगे? बाहर होंगे निश्चित तौर पर। तो उनको चिंता क्यों नहीं हो रही है? हमें ही चिंता क्यों हो रही है? क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हमको पता है कि भारतीय गणराज्य बनने से पहले पूरा का पूरा तो प्राइवेट ही था ना। 1947 से पहले तो भारत की जो पूरी अर्थव्यवस्था थी और पूरी जो राज्य व्यवस्था थी, उसका नेचर क्या था? निजी था। और इतना निजी कि पूरे क्षेत्रों के क्षेत्रों पर जमींदार लोगों का कब्जा है। तो किसी तरह से वेलफेयर स्टेट अगर हमने बनाया और उसमें थोड़ी बहुत भागीदारी की, उसमें थोड़ा हमने हिस्सेदारी की, उसको भी खत्म कर देने की पूरी योजना है। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा की जो पूरी बुनियाद है, जाहिर सी बात है कि किसी यहाँ वक्ताओं में किसी सज्जन ने जरूर ये कहा कि किसी अगर देश को बर्बाद करना है तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ही ख़त्म कर दो, उसको ही मोल्ड फोल्ड कर दो। जाहिर सी बात है कि वो चल रहा है। और नई शिक्षा नीति 2020, इस पर बहुत विवाद है, बहुत डिबेट चल रही है, बहुत बहस चल रही है, लगातार बहस चल रही है। दिल्ली में तो लगातार ही इसको हटाने की मांगें चल रही हैं, लगातार लोग बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक भेदभाव मूलक समाज की ओर फिर से हमको ले जा रही है। वेलफेयर स्टेट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जिस पर हमको आज़ादी मिली थी और जिसको लेकर के हम इतने दिनों तक आए थे, भारतीय संविधान ने उसको सुरक्षित और संरक्षित किया है, उसको एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती मिल रही है, थ्रेट मिल रही है। मुझे लगता है कि प्राइवेट क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में यहाँ के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मूल निवासियों को छोड़ करके किसी को निजी क्षेत्र से कोई समस्या नहीं। थोड़ा बहुत समस्या हो सकती है, लेकिन निजी क्षेत्र, उसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर गोरखपुर अंचल में जितने महाविद्यालय हैं, सिर्फ मैं महाविद्यालयों की बात करता हूँ, उनकी ओनरशिप किसकी है? महाविद्यालयों के मालिक कौन? 99% उसमें से दलित, पिछड़े, आदिवासी, मूल निवासी नहीं है। और उसमें हर महाविद्यालय में आप अगर वर्किंग फैकल्टीज, चाहे उनकी जो भी स्थिति है उसको देख लीजिए, तो वो कौन लोग? ज़्यादातर लोग हैं गैर दलित, आदिवासी, मुस्लिम इत्यादि। तो इससे ये ऐसा लगता है कि उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, उनके लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो उसी तरह से पुराने, क्योंकि मार्केट एक जो है एजुकेशन को मार्केट का विषय बना करके यहाँ के पुराने जो ऑर्डर थे, सामाजिक जो ऑर्डर थे, सामाजिक क्रम थे, उस क्रम को फिर से लागू कर देने की एक तरह से कोशिश की जा रही है। और आप देख लीजिए कि हर जगह जाति व्यवस्था सिर्फ आर्थिक भेदभाव तो है ही, निर्णय से लोगों को बहिष्कृत करना। लड़ाई किस चीज की है? दिलीप कह रहे थे कि विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा यही तो है कि अगर मान लीजिए कि हम निर्णय लेना चाहते हैं, हम कोई चीज सजाना चाहते हैं, निर्णय कौन लेगा, इसी पर सबसे ज़्यादा जोर है। और देखिए पूरा का पूरा जो हमारा जो कोई भी पावर स्ट्रक्चर होता है, वो ये इसी बात पर निर्धारित होता है, बात से कि किसके हाथ में निर्णय लेने की क्षमता है, चाहे वो परिवार हो,
चाहे समाज हो, चाहे कोई संस्था हो, तो निश्चित रूप से ये निर्णय हमारे पास न आए, निर्णय लेने की क्षमता हमारे पास न आए, और इसी से हमको बहिष्कृत करने की पूरी कोशिश चल रही है। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि जैसे क्या भारत में अब ऐसा युग आ रहा है कि हम लोग जो सरकारी शिक्षा है उससे पूरी एक पीढ़ी महरूम हो जाएगी। मैं अक्सर सोचता हूँ कि पहले लोग जो हमारे दलित और आदिवासी और पिछड़े लोग जो आत्मकथाएं लिखते हैं, साहित्य का आदमी हूँ, आत्मकथाएं लिखते थे, उसमें बताते थे कि हम इतना संघर्ष करके और यहाँ तक प्रोफेसर तक बने। अब आप समझ लीजिए कि निजी क्षेत्र में पढ़ करके, निजी क्षेत्रों में जब वो पढ़ नहीं पाएंगे, महंगे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ नहीं पाएंगे, तो इस तरह की अपनी जो इतिहास का जो विकास क्रम है उसको कैसे रख पाएंगे, वो नहीं आ पाएगा। सबसे जरूरी चीज है, माने भारतीय इंडियन स्टेट का जो पूरा स्वरूप है ना, ये स्वरूप लगातार इस दिशा में बढ़ रहा है। वो हमें शुरू से ही देखिए अपर कास्ट के पक्ष में रहा है। उसका पूरा जो, और भारत के संविधान ने इस चीज को पूरी तरह से माने ओवरकम करने की कोशिश की है। लेकिन और इसी खतरे को भांपते हुए बाबा साहब ने कहा था कि संविधान असली चीज नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन उसको कार्य में परिणित करना, ये इम्पोर्टेंट चीज है। लेकिन समस्या ये है कि कार्य में परिणित करने वाले लोग कौन लोग हैं। आप नीचे से देख लीजिए कि अगर आप, जैसे हम लोग अगर अपनी बात करते हैं, अपने दुख की, अपने साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ अगर हम बोलते हैं, तो आम तौर पर हमारे खिलाफ ये धारणा बनाई जाती है कि ये जातिवादी। जो जातिवाद के खिलाफ, जातिगत भेदभाव के खिलाफ जो बोल रहा है, उसको कहा जाता है कि ये जातिवादी लोग आ गए। देखो, जाति की बात करता है। और जब आप अपने लिए, प्रोफेसर तुलसीराम जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में थे, वो अक्सर कहा करते थे कि जब आप अपने दुख के खिलाफ लड़ते हो तो आपको जातिवादी कहा जाता है, लेकिन जब वे आपके दुख के खिलाफ लड़ते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो आपके, हमारे दुख के खिलाफ, उन लोगों में से भी लोग सिंपैथी रखते हैं और लड़ते हैं, तो उनको महानायक घोषित किया जाता है ना, उनकी पूजा की जाती है, उनको, तो वो दो तरफा लाभ मिलता है उनको। सामाजिक कैपिटल, सोशल कैपिटल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि उनके पास तो दो तरह की कैपिटल है। एक कैपिटल, एक पूंजी जो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में है, कैपिटल के संदर्भ में, और एक उसको कहते थे कि सोशल कैपिटल है। तो उनके पास दो कैपिटल है, माने सामाजिक संबंधों के आधार पर, है ना, उनका सब कुछ, हृदय का तार एकदम इतना जुड़ा रहता है कि उनके लिए वो एक बड़ा कैपिटल है। और हमारे पास वो कैपिटल नहीं थी। संविधान ने वो कैपिटल बनाने, सोशल कैपिटल के लिए हमें तैयार किया। अगर आज हम लोग बैठ करके फोटान के या प्रोटान के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं, तो ये बड़ी सोशल कैपिटल का आप निर्माण कर रहे हैं, सामाजिक पूंजी का निर्माण कर रहे हैं। और इस सामाजिक पूंजी के माध्यम से ही आप अपने खिलाफ होने वाले भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि समस्या तो हर जगह है। एनएफएस पर आप लोगों ने चर्चा किया है, आप जो प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात आप लोगों ने उठाया है। मैं ये कह रहा हूँ कि
अभी जो है ये जो इंडियन स्टेट है ये बहुत डमाडोल स्थिति में रहता है। उसको लगता है कि अगर ये लोग खड़े हो जाएंगे तो उसके प्रति जो राजनीतिक वैधता उसको मिली हुई है वो नहीं मिलेगी और उसकी कुर्सी डोल सकती है। सबसे ज़्यादा खतरा अगर उनको हम ही लोगों से होता है, हमारे समाज के लोगों से होता है। जाहिर सी बात है कि और वो हमको चारे की तरह इस्तेमाल करते हैं। कई बार वो उनको लगता है कि अगर इनको हम कुछ ऐसी चीज़ें नहीं देंगे तो ये हमारे साथ नहीं रहें। और कुछ ऐसा जैसे आरक्षण वाले मसले पर अभी देखिए हाल ही में जब दलितों उनको लगा कि कुछ एक ऐसा तबका तैयार हो गया है दलित समाज और पिछड़े समाज के, पिछड़े समाज को तो पहले ही बांट दिया क्रीमी लेयर के नाम, लेकिन अब उनको लगने लगा है, इंडियन स्टेट को ये लगने लगा कि दलितों के भीतर भी एक तबका तैयार हो गया है जो जिसके मन में ये बात आ गई है कि हम कमाएंगे, हम खाएंगे, अकेले रहेंगे। तो कहा कि इस मानसिकता का फायदा उठा लो और इन लोगों को बांट दो और उनको ये सीख दे दो कि जो सैलरी वैलरी मिल रही है वो सब सामाजिक काम के लिए नहीं मिल रही है, पे बैक टू द सोसाइटी के लिए नहीं मिल रही है, ये सिर्फ आपको कार खरीदने के लिए मिल रही है, घर बनाने के लिए मिल रही है ना। तो ये नया एक चीज़ लेकर के आए और उन्होंने ये प्रस्तावित किया कि अब इसमें धनी लोग, अब आप समझ लीजिए कि उनकी गरीबी जहाँ से शुरू होती है वहाँ से हमारी अमीरी दिखाई देती है। 8 लाख भाई EWS जो उसका वो देखिए ना, सीमा देखिए कि कोई अगर गैर OBC, गैर दलित, गैर मूल निवासी अगर है तो उसकी गरीबी कब शुरू होती है? 8 लाख तक आते आते वो गरीब रहता है। और हमारे लोग पर कैपिटा इनकम देख लीजिए, हर दिन की कमाई देख लीजिए, हमारे लोग क्या है? हमारा जब अध्यापक जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से लेकर के सहायक अध्यापक तक वो जब काम करेगा और उसको आप जो है बांटने जा रहे हो, कह रहे हो कि ये तो धनी लोग हो गए हैं, उनको क्रीमी लेयर घोषित करने जा रहे हो। तो ये जो एक वो है जिसको मैं अक्सर कहता हूँ कि जो मनुस्मृति की बात होती थी तो उसमें कहा गया कि भाई दंड जो है सामाजिक समाज के हिसाब से होगा, माने जिस कमज़ोर तबके के लोग हैं तो उनको तगड़ा दंड होगा और जो लोग तगड़े सामाजिक संवर्ग के होंगे उनके लिए माइल्ड पनिशमेंट होगा। तो क्या नहीं लगता कि इस तरह से जो व्यवस्था है फिर से वापस आ रही है, जो न्याय संहिता है फिर से वो भेदभावपूर्ण ढंग से वापस आ रही है? ये सब चिंता के विषय हैं। और हमने तो अभी जो हमारा प्रतिनिधित्व का मामला था, जिसको भारतीय समाज को एक स्वस्थ समाज में बदलने के सपने के साथ जो शुरुआत हुई थी आरक्षण की, उसको तो हमने अभी अचीव ही नहीं किया। बैकलॉग के माध्यम से अभी पूरी तरह से सब कुछ, सारे संस्थान, सारे सार्वजनिक स्थल, अभी वहाँ पर हमारा प्रतिनिधित्व ही नहीं है। चंद्रभान प्रसाद जी ने बहुत पहले निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात उठा दी थी और लोगों ने भी उठा दी थी। मैं नाम ले रहा हूँ तो सिर्फ उन्हीं को क्रेडिट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अब सच्चाई यह है कि हमारा प्रतिनिधित्व अभी तक पूरा नहीं हुआ और उनको घबराहट होने लगी। आप समझ लीजिए कि विश्वविद्यालयों में बहुत बाद में OBC रिजर्वेशन आने के बाद और
दलित संवर्ग के लोगों, पिछड़े संवर्ग के लोगों के भर्ती हो जाने के बाद विश्वविद्यालयों का जो कंपोजिशन है ना वो बदल गया है। और जगह जगह ये बहुत उनको लगता है कि अभी तक तो पूरा वर्षों तक उन्हीं का राज रहा है, वो जैसे चाहते रहे हैं निर्णय लेते रहे हैं, लेकिन आपके आ जाने से, हमारे आ जाने से उनकी जो अबाध निर्णय क्षमता थी उसमें थोड़ी रुकावट आ रही है, और वो रुकावट वो महसूस कर रहा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और वही इंडियन स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है। वो माने भारतीय राज्य व्यवस्था हमारे समाज व्यवस्था को रिप्रेजेंट करती है। समाज व्यवस्था में अगर हम अभी भी निर्णय की स्थिति में नहीं हैं, तो राज व्यवस्था में भी नहीं है। और इसको पलट देने के लिए लंबी लड़ाई की, लंबे संघर्ष की आवश्यकता है। और ये तभी बदलेगा जब सभी लोग, निश्चित तौर पर इस समय भारत का यही तबका सबसे ज़्यादा बेचैन तबका है, और सबसे ज़्यादा छला जाने वाला तबका भी है। बेचैन इस मामले में कि वो जो लोग समझ रहे हैं, आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जो समझ पा रहे हैं, चीज़ों को देख पा रहे हैं, वो लोग ढंग से सो नहीं पाते। वो रेखा रामचंद्रन बन जाते हैं, या अनिल जी बन जाते हैं, या दिलीप बन जाते हैं, या और लोग, आप लोग भी, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपकी बेचैनी का परिणाम है कि आप यहाँ आए। आप समझ रहे हैं कि कैसे बदलेगा। तो सबसे बेचैन समाज हमारा इस समय है, लेकिन सबसे ज़्यादा शिकार समाज भी हम ही हैं। और सांस्कृतिक रूप से हमारे समाज के मन को, मस्तिष्क को गुलाम बना दिया गया है। इसकी बातें हमारे हम लोगों के पहली पीढ़ी के जो समझदार लोग थे, विद्वान लोग थे, वो पहले से ही इस बात को समझ लिए थे कि किसी व्यक्ति को अगर उसको पूरी तरह कंट्रोल में रखना है तो सांस्कृतिक रूप से कुछ मूल्यों को इस तरह से गढ़ दो कि वो गुलाम बन जाए। शारीरिक रूप से मजबूत होने के बाद भी हमारे बाप दादा अगर नदियों के मुख मोड़ सकते थे, पहाड़ काट सकते थे, रेल की पटरी बिछा सकते थे, रेल चला सकते थे, तो बाकी काम तो बहुत दाएं बाएं का खेल है। माने शारीरिक रूप से वे सभी लोग, हमारे पुरखे बहुत मजबूत रहे हैं, माताएं और सब लोग मजबूत रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से वे सभी के सभी, उनको गुलाम बना दिया गया और इसलिए वो कमज़ोर थे। आज की सबसे बड़ी चुनौती यही है। आप कोसते हैं ना, सबको कहते हैं कि बताइए, हम लोग जाते हैं फला के यहाँ जाते हैं, उस अध्यापक के यहाँ गए और उन्होंने कहा कि ज़रा ये कार्यक्रम है उसमें आइए, वो नहीं आते हैं, पैसा नहीं देते हैं, कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं। और ऐसा नहीं है, ये मनुष्य ना कोई न कोई पक्ष चुनता है। आपके यहाँ नहीं अगर कोई है तो कहीं और है, कहीं ना कहीं तो वो है, क्योंकि उसके एग्जिस्टेंस के लिए वो आवश्यक होता है कि वो अपना पक्ष चुने। तो बाकी लोग कहाँ हैं? जो लोग जागरूक हैं, बेचैन हैं, यहाँ हैं या और इसी तरह के कहीं कार्यक्रमों में हैं, तो बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग वही सांस्कृतिक गुलामी को अवेल कर रहे हैं। और ये कह करके मैं अपने पूरे समाज के ऊपर तोहमत नहीं दे रहा हूँ, उनको निकृष्ट नहीं घोषित कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि तब हमारे जैसे लोगों की ये जिम्मेदारी बन जाती है। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ, मैं कहता हूँ कि देखिए, अगर आपके पास दृष्टि है और आप समझ पा रहे हैं कि आने वाले में आगे कोई खतरा है, तो आप ही तो अपने लोगों को बताएंगे कि देखो आगे मत जाओ, खतरा है। अगर आपने नहीं बताया तो आप
अपराध के भागी हैं। तो इसलिए सांस्कृतिक रूप से भी अपने समाज को देखो, इंडियन स्टेट जो है ना, सबसे ज़्यादा आज जो पूरी राजनीति है ना, आज की राजनीति आप देख लीजिए, संस्कृति के आवेश में राजनीति हो रही है। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो बताइए। संस्कृति के आवेश में, संस्कृति के आगोश में, संस्कृति के पर्दे के भीतर राजनीति चल रही है। और ऐसी संस्कृति जिसके इतिहास का कोई डिपार्चर नहीं है, उसकी कोई शुरुआत में अनंत और अनादिकाल से चली आ रही के बारे में उसके कहा जाता है कि वो अनंत और अनादिकाल से है। मतलब हमारी गुलामी का घोषणा पत्र अनंत और अनादिकाल से है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी स्वाधीनता का संघर्ष भी अनंत और अनादिकाल से शुरू किया हुआ है। संघर्ष तो चलता ही है। कभी कभी वो किसी ऐतिहासिक मोड़ पर कमजोर दिखाई देने लगता है और कभी कभी वो प्रबल दिखाई देने लगता है। और भारतीय संविधान के निर्माण ने इस बात को दिखाया कि हमारा वो स्ट्रगल, जिसको हम कह रहे हैं वैकल्पिक, वो स्ट्रगल फलीभूत हुआ, वो बदला। आज सबसे ज़्यादा जरूरत भाई, सबसे ज़्यादा संविधान पर ही तो बातचीत हुई। पूरा इस बार चुनाव हुआ है जो, वो संविधान पर हुआ है। संविधान को ध्यान में रख करके इतना बड़ा डिस्कोर्स क्यों बना? इसीलिए बना क्योंकि हमको लगता है कि संविधान रहेगा तो हम और आप इसी तरह से अपने अधिकारों की बात करते रहेंगे और उनके लिए फिर निर्णय और संपदा में आप हिस्सेदारी मांगेंगे, सब कुछ करेंगे। और वो संविधान का स्वरूप अगर बदल जाएगा तो आप नहीं मांगेंगे, आप फिर उसी तरह से रहेंगे। तो विश्व की संस्थाएं भले मांग करती रहें कि आपके यहाँ विश्व नागरिक तैयार करना है पढ़ा लिखा करके, उसके अनुसार आप शिक्षा को ढालिए, उसके अनुसार आप जो है शिक्षा में फंड दीजिए, विश्वविद्यालयों को फंड दीजिए, महाविद्यालयों को फंड दीजिए। तो ऐसे में ये जो भारतीय स्टेट ये क्यों करेगा? वो तो इसके खिलाफ ही जाएगा। वो उसको लगता है कि भारत की जो सामाजिक संरचना है, उस सामाजिक संरचना में हम कुछ लोग केवल मज़े से जीवन काटें और बाकी लोग, और वो उतना ही मज़े से जीवन काटेंगे जितना ही आप जो है दुर्दिन में दिन बिताएंगे। आपके दुर्दिन का मतलब, जैसे भारत के दुर्दिन का मतलब ये था कि इंग्लैंड चमक रहा था, उसी तरह से आपका अगर दुर्दिन आएगा तो उनकी चमक बढ़ेगी। अगर वो ज़्यादा चमक रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके दुर्दिन चल रहे हैं और उसी की तैयारी है। उसी के चलते भारतीय संविधान सबसे बड़ा मुद्दा बना और वो हमारे लिए सबसे बड़ा सेफगार्ड है। आज हम कह रहे थे ना, अभी विजय जी बोल रहे थे, कह रहे थे कि भाई आप साहस रखिए, भारत का संविधान तो हमारे साथ है। आप अपने लिए अपने दायरे में, संविधान के दायरे में अपनी बातें, अपने हक की बातें कीजिए, भारत का संविधान इसको देता है। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी आज की आवश्यकता है कि सांस्कृतिक रूप से हमारे लोगों को जागृत होना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से जागृत होने पर ही, जैसे अभी क्या है कि रीडिंग कैपेसिटी, रीडिंग करने का तरीका लोगों का बदल गया है। डिजिटल युग आ गया है और डिजिटल युग पर, डिजिटल माध्यम पर सबसे ज़्यादा जो सेंसरशिप भी है और ये इसको एसेस करने का साधन भी है। आप देख लीजिए कि जब से ये आया है तब से किस तरह की किताबें इस पर सबसे ज़्यादा पाठ्य सामग्री उपलब्ध है। मैं दूसरे तरह की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले जब बहुजन और मूल निवासी और दलित और पिछड़ों का संगठन लगता था तो वहाँ किताबों के स्टॉल लगते थे, और
अब क्या हो गया, और उनके किताबों के स्टॉल लगते थे, वो समझते थे कि हमारा संविधान कैसा है, हमारा समाज कैसा है, हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी है। तो वो चीज़ धीरे धीरे हमको लग रहा है कि अब वो उसमें कमी आ रही है, और इसने इसको पीछे छोड़ दिया है। और इसमें जो हमको सामग्री मिल रही है, उससे हमारे बच्चे सांस्कृतिक रूप से दूसरे तरह के आक्रामक हो रहे हैं, दूसरी आइडेंटिटी की ओर बढ़ रहे हैं, दूसरी पहचान खोज रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हम बहुत बेचैन लोग हैं, हमको जहाँ लगेगा कि थोड़ी समानता मिल रही है, हम वहाँ खुश हो जाते हैं। मनोविज्ञान की बात कर रहा हूँ। और अगर कोई हमारे अधिकारों के खिलाफ भी सक्रिय है और वो भी थोड़ी देर के लिए हमें एहसास कराता है कि हम समानता का व्यवहार कर रहे हैं, तो हमारे लोग वहाँ चले जाते हैं और उनके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब नीति की बात आती है, निर्णय की बात आती है, अधिकारों की बात आती है, तो उनको उनके खिलाफ ही, उनके समाज के खिलाफ ही, आपके समाज के खिलाफ ही नीति निर्णय लिए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, कैसे इससे निपटा जाए, कैसे इससे वो किया जाए। और ये देखिए, इसका राजनीतिक जो इतने वर्षों तक जो जिसको भोग रहे हैं, भोगना, मैं आध्यात्मिक शब्दावली में नहीं कह रहा हूँ, एकदम भौतिक शब्दावली में कह रहा हूँ, जिसको हम लोग भोग रहे हैं, उसमें हमारा भी कुछ योगदान है, हमारे लोगों का कुछ योगदान है। उसको कैसे हम कैसे लोगों को सचेत करेंगे, कैसे शिक्षित करेंगे, कैसे सचेत करेंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती है आज की। हमको लगता है कि उनके पास तो टीवी है, उनके पास तो अखबार है, उनके पास सब कुछ है, तो वो बता देंगे कि फलाना ही इस देश का असली, इस देश की असली आस्था फला है और आपको उसी में अपनी आस्था ढूंढनी है। तो लेकिन आप नहीं उसको काउंटर करने के लिए, उसको प्रचारित करने के लिए आपके पास बहुत बड़े साधन नहीं है, क्या करेंगे? तो सबसे बड़ा साधन है इसी तरह से बैठ करके, मिल करके आपस में बातचीत करना। मैं बहुत लंबी बातचीत हो गई, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले सभी यहाँ आए हुए आप सभी बंधुओं के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, और जो इस संगठन ने मुझे बुलाया बोलने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।